हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे विसरण, डिफ्यूज़न। कोशिकाओं में, प्लांट्स में, जितना भी लिविंग सिस्टम है या जो नॉन लिविंग सिस्टम है उन सब में विसरण किस तरह से होता है। डिफ्यूज़न डिफ्यूज़न आप किसी भी कमरे में खड़े हैं, छात्र बैठे हैं, एक कोने में किसी ने इत्र की शीशी से परफ्यूम निकाल के छिड़क दिया तो उस पूरे कमरे में वो इत्र इतनी तीव्र गति से फैलेगा कि सब जगह खुशबू आने लगेगी। तो ये सब क्या है? विसरण, डिफ्यूज़न। गैस, लिक्विड, ठोस सभी में डिफ्यूज़न पाया जाता है। गैस से गैस में डिफ्यूज़न हो सकता है, गैस से लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड से गैस में हो सकता है, ठोस से ठोस में हो सकता है, ठोस से लिक्विड में हो सकता है। इस तरह के विसरण के उदाहरण उपलब्ध हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे डिफ्यूज़न का। एक एग्जांपल मैंने आपको भी दिया, पर दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। कोई बीकर लेते हैं अपन, उसमें आपने पानी भर लिया और पानी के अंदर यदि हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाल दिया तो ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल सभी दिशाओं में अपने मॉलिक्यूल्स को फ्री करेगा, छोड़ेगा और ये सब तरफ फैल जाएंगे और ये पानी बाद में नीला हो जाएगा। तो पानी के अंदर विसरित होकर के सारे कण, मॉलिक्यूल्स सब दिशाओं में फैल गए और ये पानी अंततः नीला हो गया। तो ये क्या प्रक्रिया है? डिफ्यूज़न है, विसरण है। विसरण जो होता है, डिफ्यूज़न होता है, उसकी खास बातें ये हैं कि ये है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मॉलिक्यूल्स को पहुंचाता है। यानी कि जिस माध्यम की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ठोस हो, उन सब में वो कंसंट्रेशन जिस मॉलिक्यूल्स की जिस साइड में ज़्यादा है वहाँ से वो लोअर साइड के एरिया में या लोअर कंसंट्रेशन के क्षेत्र में मॉलिक्यूल्स को जब तक भेजेगा जब तक कि उसमें साम्यावस्था या बराबर होने की हो जाए या साम्यावस्था नहीं आ जाए। मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये पूरा पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंदर जो कैल्शियम, कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यहाँ इस वक्त ज़्यादा यहाँ है, इस एरिया में बहुत ज़्यादा कॉपर सल्फेट है। तो ये कॉपर सल्फेट सभी दिशाओं में पहुँचते पहुँचते इस माध्यम के द्वारा, पानी माध्यम के द्वारा सब जगह फैलेंगे और जब तक फैलते रहेंगे जब तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाए। तो ये है सिद्धांत है डिफ्यूज़न का कि अधिकतम सांद्रता से न्यूनतम सांद्रता की तरफ उसका मॉलिक्यूल पहुंचता है और वो मॉलिक्यूल जब तक पहुंचते रहते हैं जब तक कि सांद्रता समान नहीं हो जाए। तो ये कहता रहता है विसरण। विसरण का जो पौधों में एग्जाम्पल आप सभी छात्रों को जानकारी में है और मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि पत्तियाँ होती है, लीफ होती हैं, उन लीव्स के अंदर आपको पता है कि स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और बाहर ऑक्सीजन निकलती है। ये सब क्या है? ये भी विसरण है। तो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की और पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, बाहर के एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन और अंदर के एनवायरनमेंट की कंडीशन के आधार पे इनका आवागमन होता है। तो जब प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारा जो वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पत्ती के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू उस कोशिकाओं के थ्रू अंदर पहुँचती है और जहाँ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होनी होती है वहाँ पर उसका उपयोग होता है। परंतु साथ ही ऑक्सीजन बाहर निकल रही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ बन रही है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से वो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, बाहर के वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति कर रही है जिससे कि वहाँ कंसंट्रेशन साम्यावस्था की ओर पहुँचे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है लीव्स के अंदर। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं डिफ्यूज़न के। ऐसे ही पानी के किसी भी सिस्टम में पानी मॉलिक्यूल्स हैं, अपन ने नमक का सॉल्यूशन बनाया तो उसमें सॉल्ट नमक है और पानी का मॉलिक्यूल है। तो पानी
के मॉलिक्यूल्स जब तक उस नमक की तरफ दौड़ेंगे, जब तक हायर कंसंट्रेशन पानी की थी मॉलिक्यूल्स की, वो उधर जो कम मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर पूर्ति कर लें। कहने का मतलब ये है कि हम 2 बीकर में पानी ले लें, एक में नमक का पानी ले लें, एक में सादा पानी ले लें और दोनों मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग होते वक्त उस नमक की जो कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन है, वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, पर वहाँ पे पानी की कमी है कंपैरेटिवली जो शुद्ध पानी है उसकी अनुपात में, तो वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की सांद्रता ज़्यादा होने की वजह से वो मॉलिक्यूल कम सांद्रता की ओर भागेंगे और जब तक दौड़ेंगे, जब तक जाएंगे, जब तक वहाँ की सांद्रता समान नहीं हो जाए। तो ये विसरण की प्रक्रिया होती है। तो किसी भी सिस्टम में जो विसरण की प्रक्रिया होती है वो इस तरह से चलती है। अब इस डिफ्यूज़न में आपको 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा कि डिफ्यूज़न हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। एक ही टाइम पर द्रव या गैस या ठोस सबका आवागमन चल रहा होता है किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो वहाँ पर गैस का आवागमन एक साथ चल सकता है बिना किसी इंटरफेरेंस के। आप ये देखिए कि पत्ती के अंदर ट्रांसपिरेशन की रीति चलती रहती है, फोटोसिंथेसिस भी चलता रहता है। उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में अंदर जा रही होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, वहाँ रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ऐसे ही ऑक्सीजन बन के बाहर निकल रही होती है, तो वो उनकी कंसंट्रेशन खुद के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के द्वारा ही तय होता है कि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसेगी, और यदि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना बंद कर देगी। परंतु साथ ही यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ लीव्स के अंदर ज़्यादा है तो बाहर आने के लिए तत्पर रहेंगी बिना किसी रुकावट के कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको रोक दे, ऐसा नहीं। ऐसे ही उसी वक्त ट्रांसमिशन भी चल रहा होता है, तो उसमें वाष्प प्रसरण में वाष्प निकलती है, वाटर वेपर्स निकलते रहते हैं। तो वाटर वेपर्स भी सिस्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रहे होते हैं और बाहर मार का माइक्रो एनवायरनमेंट को ठंडा कर रहे होते हैं, तो कोशिकाओं को वो अधिक तापमान से बचाते हैं। तो ट्रांसमिशन रेट भी चल रही होती है, परंतु एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली काम करने देती हैं। किसी का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रोक ले या ऑक्सीजन वाटर वेपर्स को रोक ले, ऐसा नहीं होता। तो ये डिफ्यूज़न जो होता है, विसरण होता है, वो इंडिपेंडेंटली चलता है। और कंसंट्रेशन के आधार पर बात करें अपन तो डिफ्यूज़न कार्बन डाइऑक्साइड का इन सब का अलग अलग हो ही रहा है, परंतु ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो ये सब इंडिपेंडेंटली चल रहे होते हैं। साथ में ही मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि डिफ्यूजन प्रेशर कैसे डेवलप होता है। किसी भी सिस्टम में जो डिफ्यूजन हो रहा है, गैस का हो रहा हो, चाहे द्रव का हो रहा हो, चाहे ठोस का हो रहा हो, उस वक्त जो प्रवृत्ति होती है कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक क्षेत्र से दूसरी तरफ जब जाते हैं, जब अधिक क्षेत्र अधिक सांद्रता है उधर से न्यूनतम सांद्रता की तरफ भागे। मैं ये कह सकता हूँ जैसे इस कमरे में हमने पहले से सारी गैसें निकाल दिया तो वैक्यूम बना दिया और इसमें अंदर हमने ऑक्सीजन डाली, तो ऑक्सीजन जब तक जाती रहेगी बराबर करेगी इस कमरे में जब तक कि सारी जगह फैल नहीं जाए। ऐसे ही दूसरा कोई हम मीथेन गैस इसमें छोड़ें तो वो मॉलिक्यूल्स एक जगह से कंसंट्रेटेड साइड से छोड़ा दूसरी तरफ भागेंगे, जब तक जाएंगे जब तक वो उनको पूरा स्पेस कवर कर लेंगे और साम्य अवस्था नहीं आ जाती है। तो इस तरह से डिफ्यूजन चलता रहता है। डिफ्यूजन प्रेशर कैसे बिल्टअप होता है? जिस क्षेत्र में कंसंट्रेशन ज़्यादा है जिन मॉलिक्यूल्स की, उस क्षेत्र से दूसरी तरफ वो जो जा रहे हैं तो वो वहाँ पर उस वक्त इतनी मात्रा में कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की होती है, वो दूसरी तरफ दौड़ेंगे, उस दबाव को जो पर्टिकुलर स्पेस है वो सहन करे, उसको बोलते हैं विसरण दबाव या विसरण दाब। तो डिफ्यूजन प्रेशर बनता है और डिफ्यूजन प्रेशर के द्वारा ही फिर कम कंसंट्रेशन वाले एरिया में दूसरे मॉलिक्यूल जो हाई कंसंट्रेशन के हैं उसी द्रव के, उसी गैस के, वो उस कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाकर के साम्यावस्था स्थापित करते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि डिफ्यूजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। पहला तो फैक्टर्स, टेम्परेचर,
टेम्परेचर किसी भी माध्यम का यदि अधिक होता है तो उतना ही मात्रा में दबाव कंसंट्रेशन का बढ़ जाता है। तो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेटेड एरिया में है वो दूसरे कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाने के लिए, कम कंसंट्रेशन वाले एरिया में जाने के लिए तत्पर रहेंगे यदि हम उसका तापमान बढ़ा देंगे उस क्षेत्र का। दूसरा उसकी कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गैस के है या लिक्विड का है या फिर किसी ठोस का है, तो वो कंसंट्रेशन कितनी है। यूँ माने कि यदि हमने किसी बीकर में कॉपर सल्फेट का छोटा सा 1 ग्राम टुकड़ा डाला 10 ml वाटर में, और उसी 10 ml वाटर का दूसरा बीकर लिया, उसमें हमने 50 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दिया, तो कंसंट्रेशन बढ़ गई कॉपर सल्फेट की। तो इस कंसंट्रेशन बढ़ने से उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा तेज़ गति से उस सॉल्वेंट के अंदर दौड़ेंगे, तो वो उस एरिया को पूरी को कवर करेंगे। दैट मीन्स जिस कंसंट्रेशन जिस वाटर मॉलिक्यूल की या जिस पदार्थ की है वो मॉलिक्यूल्स उस तरफ ज़्यादा जाएंगे जिस तरफ कम सांद्रता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की एग्जांपल लें, किसी सिस्टम में यदि पानी है और वहाँ पहले से सॉल्यूट की मात्रा थी, तो उस मात्रा को कवर करने के लिए, उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को कम करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जिस साइड पर कम थे वहाँ पर ज़्यादा पहुँचेंगे। तो ये कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। दूसरा मीडियम पर भी डिपेंड करता है। यदि मीडियम डेंसिटी ज़्यादा है तो उस स्थिति में कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम गति से जाती है, डिफ्यूजन प्रेशर कम होता है। मान लीजिए किसी कमरे में ऑलरेडी दूसरी गैसें भरी हुई है और कोई गैस छोड़ेंगे, तो वो डेंसिटी उस कमरे में कितनी ऑक्सीजन है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बाद भी आप दूसरी गैस छोड़ रहे हैं तो वो गैस कितना स्पेस कवर कर पाती है, उसकी कंसंट्रेशन हायर मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल की तरफ जाने में कितना समय लेगी, वो डिपेंड करता है। यदि हम किसी वैक्यूम में एक गैस छोड़ते हैं तो वो तुरंत फास्ट गति से, अच्छी स्पीड से पूरा एरिया को कवर करती है। तो दैट मीन्स ये कहा जा सकता है कि जो पहले से मीडिया किया है वो आप कितना डेंसिटी वाला दे रहे हैं, कितनी कंसंट्रेशन वाला दे रहे हैं, उसमें फिर मॉलिक्यूल्स किस गति से जाएंगे, वो धीमी गति होती है। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनकी धीमी और भी गति हो जाती है। उनकी यदि मॉलिक्यूल्स की साइज बड़ा है तो वो और धीमी गति से उस क्षेत्र में जाते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स की गति होती है और ये जो उस पर डिपेंड करते हैं। जो भी डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के जो इम्पोर्टेंस है, यूँ कहें कि एक इम्पोर्टेंस से पहले फैक्टर्स और बताना चाहूँगा। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब विसरण दाब प्रवीणता, यानी कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, यानी नंबर 1 और नंबर 1, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक यदि डिफ्यूजन प्रेशर dP1 और dP2 है, यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर 1, डिफ्यूजन प्रेशर 2 और यहाँ से यहाँ तक ये दूरी D है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच यहाँ जो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की होगी और यहाँ यदि कम है तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर ग्रेडियंट, यानी प्रवीणता। और ये प्रवीणता जो है डिपेंड करती है कि उनके बीच में दूरी कितनी है। तो उसके आधार पे dPg बराबर dP1 माइनस dP2 अपॉन D, यानी कि dPg डिफ्यूजन प्रेशर एक बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर दोनों में अंतर के समानुपाती होता है और दूरी के विकर्ण अनुपाती होता है, प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यदि dPg में दोनों में dP1 और dP2 में अंतर है तो ये बढ़ जाता है, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाएगा और डिफ्यूजन जल्दी से जल्दी होगा। और यदि उसमें दूरी ज़्यादा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी उतनी ही गति आपको कम मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन प्रेशर कैसे काम करता है।
डिफ्यूजन प्रेशर की इम्पोर्टेंस ये है कि जो प्लांट्स हैं उनमें रूट्स को जो पानी ऊपर तक पहुंचना होता है और धरती में से पानी को खींचना होता है, तो ये डिफ्यूजन प्रेशर के द्वारा ही होता है, डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स, नेचुरल बात है कि सॉइल के अंदर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर हैं, कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है, और जड़ों में वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उसमें मिनरल्स और कोशिकाओं के अंदर और साल्ट होते हैं, साथ में ऊपर की तरफ ट्रांसपिरेशन की रेट चल रही होती है, तो कोशिकाओं में विलायक के साथ साथ विलयों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी कि सॉल्वेंट तो कम हो जाता है, पानी तो कम हो जाता है और सॉल्यूट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंसंट्रेशन बढ़ने से जो वाटर है वो डिफ्यूज़ करता है, कोशिकाओं की तरफ भागता है। तो इस तरह से मिनरल्स और वाटर ये सब जड़ों के द्वारा खींचे जाते हैं, ये डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। साथ में जितनी भी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हो रही है लीफ के अंदर, या ट्रांसपिरेशन हो रहा है या फिर गैसों का आदान प्रदान हो रहा है वातावरण से अंदर और बाहर जो जा रही हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में कमी या ज़्यादा होने की वजह से, तो वो सब भी डिफ्यूज़न की वजह से होता है। तो एक वाइटल प्रोसेस है और डिफ्यूज़न होना आवश्यक है। तो आपको मैं सोचता हूँ डिफ्यूज़न समझ में आया होगा। इस डिफ्यूज़न के साथ साथ इस चैप्टर में आपको ऑस्मोसिस विसरण भी देखना है। मैं अभी अगले टॉपिक में विसरण लूँगा। कट।